आप देख रहे हैं चुप्पी तो। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। करीब 40 साल पहले अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में एक खुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ के मुंह पर घूंसा मारा और उन्हें टेबल के ऊपर गिरना था। सीन अमिताभ के बॉडी डबल के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया, लेकिन अमिताभ ने सीन में रियलिटी लाने के लिए खुद ही ये सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुए, डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही शूटिंग शुरू हुई। शॉट ओके हुआ और लोग तालियां बजाए। अमिताभ के चेहरे पर मामूली मुस्कुराहट, लेकिन तभी उन्हें पेट में दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया। बिग बी को दर्द हो रहा था, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। इसलिए बिग बी और फिल्म के कास्ट व क्रू मेंबर्स ने इसे मामूली चोट समझा। उनके पेट पर 2 बार मलहम लगाया गया, लेकिन जब आराम नहीं मिला तो वे अपने होटल चले गए, जहां डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं है। डॉक्टर पेन किलर दवाएं देकर चले गए। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं हुई, अमिताभ की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। तो 4 दिन बाद डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के अगले दिन बिग बी को निमोनिया भी। आखिर में एयर बस के जरिए अमिताभ को मुंबई लाया। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सेहत में सुधार नहीं होने के बाद 2 अगस्त को फिर से दोबारा ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला। तब इंदिरा गांधी भी उनका हाल जानने अस्पताल गई थी। 24 सितंबर को अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिली। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा था, जिंदगी और मौत के बीच ये एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर प्रतीक्षा लौट रहा हूँ। घर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। गोली में चोट लगने के बाद उन्हें लगा कि अब वे फिल्मों में काम नहीं कर पाए। इलाहाबाद के रहने वाले बच्चन और गांधी परिवार के बीच गहरी दोस्ती थी। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अच्छे दोस्त। हरिवंश राय की पत्नी तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी के भी मधुर संबंध। इसके साथ ही अमिताभ और राजीव गांधी में भी अच्छी दोस्ती हो गई। इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी अमिताभ को राजनीति में ले आए। उन्होंने 1985 में 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ा। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को 1.5 लाख से ज़्यादा भारी मतों के अंतर से उन्हें हराया। चुनाव के दौरान अमिताभ बच्चन को उनके विरोधी नचनिया कहकर पुकारते थे। अमिताभ से चुनाव हारने के बाद बहुगुणा ने भी कहा था कि वे किसी राजनेता से चुनाव हारते तो उन्हें कोई गम नहीं होता, लेकिन वे एक नाचने गाने वाले भांड अर्थात नचनिया से चुनाव हार गए। इस बात का उन्हें दुख है। बताते हैं कि इस बात को लेकर बहुगुणा को गहरा सदमा लगा और वे इसे सहन नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। सदमे से बहुगुणा की मौत के बाद उनके समर्थक अमिताभ पर भड़क उठे। उन्होंने अमिताभ को जल्द सबक सिखाने का ऐलान किया। इस प्रकरण के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से बच निकलने में ही भलाई समझी। 2 साल बाद ही उन्होंने सांसद पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वे राजनीति के लिए फिट नहीं। यही नहीं, बॉक्सर दलाली कांड में भी अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम आया और उन पर कई तरह के आरोप लगे। अजिताभ तो देश छोड़कर विदेश में भाग गए। इसके बाद अमिताभ ने कांग्रेस और पॉलिटिक्स को अलविदा किया। तीसरा संकट अमिताभ पर उस वक्त आया तो वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे, जब उनकी कंपनी ABCL घाटे में चली। उन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। इसमें भी भारी घाटा उन्हें झेलना पड़ा। वे भयंकर आर्थिक संकट में फंस गए। उन पर करीब 100 करोड़ रुपए का कर्ज हो। तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से करवाई। मुलायम सिंह ने कुछ उद्योगपति मित्रों से अमिताभ की बहुत मदद कराई और उन्हें कर्ज से उबारा। उनकी पत्नी जया बच्चन
को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई और उन्हें राज्यसभा की सदस्य बनाया। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और वहां बुलंदियों के झंडे गाड़े। उनके द्वारा होस्ट किया गया कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी बहुत पॉपुलर हुआ। उसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। इसके सहारे अमिताभ ने भी अपनी माली हालत सुधारी। उनका फिल्मी करियर भी पुनः पटरी पर लौटने लगा। 80 साल की अवस्था में आज भी अमिताभ अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय। इससे पहले करियर के शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तब इंदिरा गांधी ने अपने संपर्कों से उन्हें बॉलीवुड में काम दिलवाया। आज इस अमिताभ बच्चन की आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है। एक समय था जब उनकी आवाज़ उनके करियर में रोड़ा बन रही और उन्हें नकार दिया गया था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उन्होंने एक समय अपने घर वापस लौटने का भी मानस बना लिया। तब इंदिरा गांधी ने अच्छे निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में उन्हें काम दिलवाया। उस दौर में हास्य अभिनेता महमूद ने भी उनकी काफ़ी मदद की। इसके बाद फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रूप में उन्हें पहचान मिली। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और प्रभावशाली अभिनेता माने जाने लगे। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानने लगे और प्यार से उन्हें बिग बी तथा शहंशाह भी कहने लगे। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉइस नैरेटर के तौर पर फिल्म भुवन सॉम से हुई, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिल चुका है। फिल्मों के साथ साथ वे गायक, निर्माता व टीवी प्रेजेंटर भी हैं। आखिरकार ने 1984 में उन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजा है। जून 2000 में वे पहले एशिया के ऐसे व्यक्ति बने जिनकी लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित की गई। अब सवाल उठता है कि कई बार संघर्षों से गुजरे अमिताभ बच्चन जिस तरह अपने शानदार अभिनय के कारण महानायक कहलाते हैं, क्या उसी प्रकार वे महामानव थी? क्या उनमें इंसानियत भी उसी तरह कूट कूट कर भरी हुई है? हालांकि उन्हें महानायक कहना तो ठीक नहीं होगा, बल्कि उन्हें महाअभिनायक कहा जा सकता है। उन्होंने हाल ही अपना 80वां जन्मदिन मनाया है। जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन महान समाजवादी नेता, भारत की रक्षा मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ था। एक दिन पहले उनका निधन गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया था। कभी संकट के दौर में अमिताभ को बाहर निकालने वाले मुलायम के निधन पर अमिताभ बच्चन ने न तो सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और न ही उनके अंतिम संस्कार में वे शामिल हुए। उल्टा उन्होंने जोश खरोश के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद अमिताभ लोगों के निशाने पर आ गए। तब से ही उनके जीवन पर कई तरह की टीका टिप्पणियां होने लगी। महानायक को लोग महानुगरा यानी एहसान फरामोश भी कहने लगे। उनका इतिहास खंगाला जाने लगा। उनके जीवन के 4 बड़े संकटों के दौर में उनके मददगार रहे लोगों व उनके साथ अमिताभ के रिश्तों की पड़ताल की जाने लगी। इससे कुछ चौंकाने वाले खुलासे लोगों ने कहा कि उनके जीवन व व्यवहार से पता लगता है कि अमिताभ बच्चन भले ही महान अभिनेता हैं, लेकिन असल में वे बहुत स्वार्थी, घटिया और एहसान फरामोश व्यक्ति हैं। जब अमिताभ जीवन और मृत्यु के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें देखने अस्पताल गई। उन्होंने बेहतरीन इलाज के लिए डॉक्टरों को कहा, जिसके कारण उनका सही इलाज हो पाया और उनकी जान बच पाई। फिल्मों में एंट्री भी इंदिरा गांधी ने ही उन्हें दिलवाई। नरगिस दत्त से उनकी गहरी दोस्ती थी। इस कारण सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ को भूमिका दी। यही नहीं, उनकी आवाज़ को सुरीली करने की ट्रेनिंग भी दत्त ने दी। लेकिन जब सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त गिरफ्तार हुए और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, तब उन संकट के दिनों में अमिताभ बच्चन उनसे मिलने तक नहीं गए। इसी श्रृंखला में जब राजीव गांधी पर बॉफोर्स घोटाले के आरोप लगे, तो उनके अभिन्न मित्र अमिताभ ने मामले में आरोपित अपने भाई अजिताभ को विदेश भगा दिया। राजीव का साथ देने के बजाय उन्होंने राजीव गांधी से यह कहकर रिश्ते खत्म कर लिए
कि वे राजा भोज और मैं गंगू तेली। उन्होंने इंदिरा गांधी व राजीव गांधी से अपने संबंधों को 1 मिनट में ठेंगा दिया। राजीव गांधी के साथ सोनिया की शादी अमिताभ के माता पिता के घर में हुई, जिसमें उन्होंने कन्यादान भी किया। वो रिश्ता भी चंद मिनटों में हवा हवाई हो गया। इसी प्रकार हास्य कलाकार महमूद ने अमिताभ के संघर्ष के दिनों में बहुत सहारा दिया था, लेकिन जब महमूद अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब अमिताभ ने उनकी कुशल क्षेम जानना भी उचित नहीं समझा। अमिताभ की कंपनी ABCL कर्जे में डूब गई थी और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के फ्लॉप होने के कारण उन पर करीब 100 करोड़ का कर्ज हो गया था। उनकी फिल्म इंडस्ट्री में साख खत्म हो गई। तब अमर सिंह के कहने पर समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मित्र सुब्रत रॉय सहित अन्य उद्योगपतियों से अमिताभ की मदद करवाई। दया बच्चन को राज्यसभा में भेजा। अमिताभ को उत्तर प्रदेश में किसान के रूप में कृषि भूमि आवंटित की, उन्हें सम्मानित भी किया। उन दिनों अमिताभ बच्चन सह परिवार मुलायम सिंह यादव के छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में शरीक होना अपना सौभाग्य मानते थे। यही नहीं, मुलायम सिंह को सार्वजनिक मंचों पर भी अपना पिता कहकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे। दया बच्चन आज भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। उनकी माली हालत शानदार हो गई है, उनका अभिनय भी चल रहा है। ऐसे में वे अपने मुंह बोले पिता को भी भूल गए। पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव लंबे समय तक बीमार रहे, अस्पताल में भर्ती रहे। बीमारी के दौरान ही वे स्वर्ग सिधार गए। जिस दिन अमिताभ बच्चन के मुंह बोले पिता मुलायम सिंह यादव की उनके पैतृक गांव सैफई में चिता जल रही थी, उसी दिन अमिताभ मुंबई में अपने 80वें जन्मदिन का केक काट रहे थे, जबकि उन्हें सह परिवार सैफई में होना चाहिए। अमिताभ ना तो जीते जी मुलायम सिंह से उनकी बीमारी में उनका हाल जानने गए और न ही उनकी अंत्येष्टि में शामिल। यह भी चल जाता अगर वे कम से कम अपने मुंह बोले पिता की अंत्येष्टि के दिन अपना जन्मदिन ना तो स्वयं मनाते और ना ही अपने समर्थकों को ऐसा करने देते। इससे वे घटिया व एहसान फरामोश तो नहीं कहलाते। अब आपको तय करना है कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं या महानुग्रे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो चुप।